हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड डेथ एलिमिनेशन। इसको आज हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, कि व्रकाणु का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं व्रकाणु में जो कि आपके यूरिन फॉर्मेशन में आपका उनका रोल होता है और किस किस भाग का क्या रोल होता है, कैसे यूरिन बनती है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ इसका जो लास्ट एक पार्ट बचेगा हार्मोन वाला, कि हार्मोन वाला जो एक सेक्शन है, एक लास्ट का पैराग्राफ है, इसको जब मैं नेक्स्ट सेशन आपका लूंगी जिसमें हार्मोन्स में आपको पढ़ाऊंगी, तो उसके बाद आपका अगला वीडियो आने वाला है हार्मोन्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो सारे चैप्टर्स मैं पहले करवा रही हूँ जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जब हार्मोन्स करेंगे तो उसमें उसको इंक्लूड कर दूंगी, तो आपका हार्मोन वाला एक साथ हो जाएगा, तभी आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने 2 पार्ट्स में आपको अभी तक कराया है चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, फिर हर एक ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और साथ साथ उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, अलग अलग होता है, उससे मैंने उसमें बताया था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हमने देखा था, किस तरह से किडनी का काम होता है। काम तो आज हम देखेंगे किस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर है, अंदर का पूरा डीप स्ट्रक्चर हमने उसमें देखा था। ठीक है, अगर नहीं देखा है वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस हैं, काम की वीडियोस हैं, वही सारी चीजें बताई हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो जाकर देख लो। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ कंटेंट का वीडियो भी आपके लिए लाया जाता है, तो सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक चीज यहाँ पे, किसी चीज का कोई पैसा नहीं देना है, बस आपकी प्रेजेंस, आपका लाइक, शेयर और कमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलो, तो सेशंस कैसे लगते हैं जरूर बताया करो, जिससे कि अगला वीडियो बनाने में मुझे बहुत मदद मिलती है। आप लोगों को भी अप्रिसिएशन चाहिए, आप लोग को भी मोटिवेशन चाहिए, मेरे लिए भी ऐसे जरूरी होता है, तो आप लोग जरूर करा करिए। ठीक है, चलो आज के हम इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, व्रकाणु का किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। तो व्रकाणु आपके 2 भाग में बांटे जाते हैं। अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से एक नेफ्रॉन बना होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में बताया था कि जो नेफ्रॉन है वो 1 मिलियन लगभग एक किडनी के अंदर होता है। ठीक है ना, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आपके पाए जाते हैं हर एक किडनी में। तो इसका मतलब 1 मिलियन की बात है, इसका मतलब लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये सबको पता है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था। अब यहाँ पर बात हो रही है एक सिंगल नेफ्रॉन की कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ पर 2-3 चीजें आपकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके इस स्ट्रक्चर से एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहली बात कि 2 भाग में बटा है आपका व्रकाणु। अब ये 2 भाग क्या हो गए, पहला भाग है गुच्छ, जिसको बोलते हैं ग्लोमरुलस। ग्लोमरुलस, ये गुच्छ क्या होता है, ये होती है ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, और इनका स्थान क्या होता है, तो मैं बोलूं ये ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है। ठीक है, और इसका स्थान क्या होता है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये वोमेन्स कैप्सूल के अंदर इनके पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वोमेन्स कैप्सूल, हिंदी में इसको बोलेंगे वोमेन्स आपका संपुट। ठीक है, तो इसका मतलब ग्लोमरुलस जो कि पहला भाग है, ये है क्या, ये ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है जो कि कहाँ पाई जाती है, वोमेन्स कैप्सूल में पाई जाती हैं। अब आओ देख लो वोमेन्स कैप्सूल होता क्या है। ये है आपका वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल। अब इसका मतलब कि ग्लोमरुलस क्या है, ये तो हो गया वोमेन्स कैप्सूल, तो ग्लोमरुलस क्या है, तो ग्लोमरुलस हो गया आपका ये एरिया। अभी मैं इसको डीप आपको हर चीज बताऊंगी यहाँ पर। ये हो गया आपका ग्लोमरुलस। ठीक है, जो कि क्या है, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, एक भाग हो गया। एक भाग समझ में आया ना कि व्रकाणु का पहला भाग क्या हो गया, ग्लोमरुलस, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, वोमेन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक, अब दूसरा भाग देखो। दूसरा भाग ये आपका एक पीवाईक्यू है कि रेनल ट्यूब्यूल कहां से शुरू होता है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल, कि कौन से ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा पार्ट है जहां से रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आपकी वृक्क नलिकाएं कहां से शुरू होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वोमेन्स कैप्सूल। तो इसका मतलब वृक्क नलिका जो कि आपकी रेनल ट्यूब्यूल है, ये कौन हो गई आपकी, ये रेनल ट्यूब्यूल हो गई। ये कहां से शुरू होती है, ये वोमेन्स कैप्सूल से, बीसी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल से शुरू होती है। इसका अगला भाग होता है पीसीटी, फिर भाग होता है लूप ऑफ हेनले, और फिर भाग होता है डीसीटी। ठीक है, आओ देखो इस क्या मैंने लिखा। तो ये तो हो गया आपका वोमेन्स कैप्सूल, ये वाला एरिया हो गया पीसीटी, समीपस्थ संवलित आपकी नलिका। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया पीसीटी। ये वाला एरिया हो गया लूप ऑफ हेनले, हेनले पाश।
ठीक है, अभी हर चीज देखेंगे जिससे क्या हो रहा है। ये वाला एरिया हो गया डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ संवहित नलिका। दूर है ये, देखो इससे दूर है, इससे दूरस्थ हो गई, इसके नजदीक है ये, तो ये क्या हो गई, समीपस्थ हो गई, समीप हो गई, प्रॉक्सिमल हो गई। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और फिर ये लूप ऑफ हेनले जो कि हेयर पिन स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखो इसका मतलब रीनल ट्यूब्यूल रक्त नलिका है, वो 4 भागों से मिलकर बनी हुई है। वो 4 भाग कौन कौन से हो गए? पहला भाग हो गया वोमेन्स कैप्सूल, दूसरा भाग हो गया पीसीटी, तीसरा भाग हो गया लूप ऑफ हेनले, चौथा भाग हो गया डीसीटी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। आओ फटाफट मैं रिकॉल करा देती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की मैं बात कर रही हूँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन 2 भाग में बटे होते हैं, मतलब वृक्कुट का जो स्ट्रक्चर है वो 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग हो गया ग्लोमेरुलस गुच्छ, दूसरा भाग हो गया आपका रीनल ट्यूब्यूल वृक्क नलिका। वृक्क नलिका फर्दर डिवाइडेड होती है, वो स्टार्ट कहां से होती है? वोमेन्स कैप्सूल से। तो ये पहला एरिया हो गया वोमेन्स कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल पीसीटी आपकी, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, और फिर ये आपका यहीं तक होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एक और यहाँ पे चीज होती है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्या कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का एक क्वेश्चन आता है कलेक्टिंग डक्ट से, पी बाई क्यू है, क्या कलेक्टिंग डक्ट, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, जहाँ पर डीसीटी आगे कंबाइन हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट डीसीटीज आकर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में जाकर जुड़ती हैं। तो ये पूछा जाता है कलेक्टिंग डक्ट क्या नेफ्रॉन का भाग होता है? ये पी बाई क्यू है आपका। कलेक्टिंग डक्ट क्या नेफ्रॉन का भाग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का भाग नहीं होता। ठीक है, नेफ्रॉन रक्ताणु का भाग कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता। ठीक है, यहां तक आई होप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर हमको डीप में हर एक एक भाग को, साथ ही साथ हर एक एक चीज को पढ़ना है, और उससे किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसको देखना है। तो उसको मैं रब कर देती हूँ, बाकी चीजों को मैं यहाँ पर नोट कर। आप देख लेते हैं कि किस तरह से ब्लड सप्लाई जो है वो किडनी तक या किडनी के नेफ्रॉन तक आती है। तो सबसे पहले जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उससे ये रिलेट होकर यहाँ तक पहुंचेगी, तो उसको मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ। देखो सबसे पहले बात क्या है, हार्ट। हार्ट आपको पता है, ये मेरा इस तरीके से ये हार्ट हो गया। ठीक है, डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। अब देखो यहां से निकलती है एओर्टा, महाधमनी। तो महाधमनी का काम क्या था? वो हर एक एक सेल्स में जाकर अपना काम करेगी। अब डायरेक्ट एओर्टा महाधमनी हर जगह तो जाएगी नहीं, तो इसका मतलब छोटी छोटी धमनियों में टूटेगी। तो जो धमनी किडनी तक आ रही है उस धमनी का नाम क्या हो गया? रीनल आर्टरी। तो यहां मैं बात करूंगी किसकी? रीनल आर्टरी। ठीक है, ये हो गई आपकी वृक्क धमनी। तो वृक्क धमनी का काम क्या है? ये क्या करेगी? ये ऑक्सी युक्त ब्लड लेकर आ रही है, कहां पर? किडनी पर। ठीक है ना, ऑक्सी युक्त ब्लड है यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कल का याद करो, कल किस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये देखो ये किडनी हो गई, अब यहां से ये आ रही है अंदर। ठीक है, इस तरीके से एक ये वेन और दूसरी हो गई ये धमनी। याद आया? कल मैंने आपको समझाया था। तो ये मैं इसी की बात कर रही हूँ कि रीनल आर्टरी। तो ये क्या है? रीनल आर्टरी, जो कि ऑक्सी युक्त ब्लड लेकर कहाँ आ रही है? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर नेफ्रॉन्स। तो किसको देगी जाकर? ये ऑक्सी युक्त ब्लड नेफ्रॉन्स को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना? मैंने क्या बोला? हार्ट जो कि ऑक्सी युक्त ब्लड एओर्टा के द्वारा कहाँ लेकर जा रहा है? हर एक एक अंग पर लेकर जाएगा, हर एक एक सेल्स पर लेकर जाएगा। तो एओर्टा छोटी छोटी धमनियों में जाकर टूटेगा, मतलब उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरीज या आर्टरीज में जाकर वो क्या करेंगे? ब्लड को देंगे। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ किडनी की। तो किडनी में आने वाली आर्टरी कौन सी हो गई? जो कि वृक्क में आने वाली धमनी कौन सी हो गई? आपकी वृक्क धमनी। ठीक है, रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी क्या करेगी? ऑक्सी युक्त ब्लड लेकर आएगी, कहाँ लाएगी? नेफ्रॉन्स में लाएगी। भाई किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, तो बस इतना भी आपको समझना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? अब देखो, अब ये रीनल आर्टरी, इसको मैं रब कर दूं, तब आगे बात मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते तो बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा सुनना तो पड़ेगा। देखो अब ये वृक्क धमनी आ गई। अब ये वृक्क धमनी रीनल आर्टरी जो थी वो किस में टूटेगी? आर्टेरियोल्स में। अब नेफ्रॉन के पास आने वाला आर्टेरियोल क्या हो गया? ये हो गया आपका एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल मतलब अभिवाही धमनिका। धमनिका हुई ना, धम आर्टेरियोल को क्या बोलेंगे? धमनिका। अब आ जाओ इस स्ट्रक्चर पे। यहां पर ये देखो, ये एरिया क्या हो गया? ये हो गया आपका एफरेंट आर्टेरियोल, मतलब आपकी अभिवाही धमनिका, जो कि क्या ला रही है? ऑक्सी युक्त ब्लड लेकर आ रही है। कहां से? हार्ट से। कहां पर? नेफ्रॉन तक।
तो ये ऑक्सीयुक्त ब्लड यहाँ पर लेकर आ रही है, एफरेंट आर्टेरियोल लेकर आ रही है। अब ये एफरेंट आर्टेरियोल्स क्या होगी, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज में टूटेगी। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल्स ग्रुप ऑफ कैपिलरीज में टूटेगी, तो ये हो गई क्या, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, ये हो गई ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, अब ये फिर ग्रुप ऑफ कैपिलरीज ज्वाइन करेंगी जहां से ब्लड आपका बाहर निकलेगा इधर से, और ये हो गई आपकी एफरेंट आर्टेरियोल, इसको बोलोगे अपवाही धमनिका। तो ये हो गई आपकी अपवाही धमनिका, सॉरी ये बात समझ में आई। देखो हार्ट फिर से समझो क्या मैंने बोला। हार्ट के पास क्या था, ऑक्सीयुक्त ब्लड आ गया। अब जब हार्ट के पास लंग्स के थ्रू ऑक्सीयुक्त ब्लड आया, अब वो एओर्टा जो महाधमनी है उसके द्वारा हर एक शरीर के पार्ट तक जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है किडनी की, तो हार्ट से एओर्टा के थ्रू लाने वाली जो आपकी आर्टरी होती है उसका नाम होता है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या कर रही है, ऑक्सीयुक्त ब्लड लेकर आ रही है, कहाँ पर, किडनी पर, और किडनी में कहाँ पर, नेफ्रॉन पर। तो वो आपकी रीनल आर्टरी अब किस में टूटेगी, आर्टेरियोल्स में टूटेगी, धमनिकाओं में टूटेगी। अब ये धमनिका जो है, ये जो आने वाली है उसको बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल या आपकी अभिवाही धमनिका, जो कि ऑक्सीयुक्त ब्लड लेकर आ रही है कहाँ, आपकी वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। ये इस तरह से वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आई, और फिर क्या होगी, ये यहाँ पर ग्रुप ऑफ कैपिलरीज में टूटी, और फिर जब ये ग्रुप ऑफ कैपिलरीज ज्वाइन होगी, जब वापस से जाएगा ब्लड, तो ये क्या करेगा, ये एफरेंट आर्टेरियोल में ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, और एफरेंट आर्टेरियोल में ज्वाइन होकर इसका नाम हो जाएगा एफरेंट आर्टेरियोल, जिसको बोलेंगे अपवाही धमनिका। अब ये वापस से अपवाही धमनिका ग्रुप ऑफ कैपिलरीज में टूटेंगी, और अब ये एंटर करेंगी कहां पर, ये देखो, अब यहाँ मैं इसको रब कर देती हूँ तो समझ में आ गया ना, एफरेंट आर्टेरियोल है ये। अब ये कहाँ जाएगी, ये यहां से होती हुई ये जाएगी इधर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी में ये जाएगी, और पीसीटी को ये इस तरीके से कवर करेगी और इसके आसपास जाएगी। अब देखो, जाना तो चाहिए था, देखो यहाँ पे ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक ब्लड पहुंचा है अभी तक। अब इसके बाद जाना तो चाहिए था उसको लूप ऑफ हेनले में, पर ये नीचे नहीं जाएगी पहले, ये नीचे नहीं जाएगी पहले, यहीं से ये टर्न होकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इस तरीके से घूमेगी। ठीक है, जब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इस तरीके से घूमेगी, अब ये आएगी इसके पैरेलल यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से पैरेलल आएगी, और यहाँ पर इस तरीके से ये जाएगी। डीसीटी से होने के बाद फिर ये आपका लूप ऑफ हेनले में आएगी, और इसके चारों तरफ इस तरीके से ये लिपट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से लिपटी। बात समझ में आई। सबसे पहले हार्ट से रीनल आर्टरी निकली। रीनल आर्टरी जो कि आपकी वृक्क धमनिका है, रीनल आर्टरी वृक्क धमनिका या धमनी है, वो टूटेगी किसमें, आपकी एफरेंट आर्टेरियोल में, अभिवाही आपके धमनिका में। तो हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा होगा, तो आप नहीं समझो। रीनल आर्टरी टूटेगी किसमें, एफरेंट आर्टेरियोल्स में, जो कि ऑक्सीयुक्त ब्लड लेकर आ रही है कहां पर, किडनी के अंदर, किडनी के नेफ्रॉन के अंदर, फिर ग्रुप ऑफ कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलस के, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये गुच्छा हो गया क्या, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये है किसके अंदर, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। अब ये ग्रुप ऑफ कैपिलरीज ज्वाइन हो जाएगी, क्या बना लेंगे, एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल कहाँ जाएगी इसके बाद फर्दर, एफरेंट आर्टेरियोल पीसीटी में जाएगी घूमेगी, फिर नीचे ना जाके ये पांचवा इसका स्थान कहाँ हो जाएगा, पांचवा इसका स्थान हो जाएगा डीसीटी, फिर छठा स्थान हो जाएगा इसका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है। अच्छा देखो, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है नोट करनी, कि जब ये कैपिलरीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब ये किसके अराउंड, पीसीटी और डीसीटी के अराउंड रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है क्या, ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है क्या, जब कैपिलरीज आपकी पीसीटी यहां से निकला एफरेंट आर्टेरियोल, यहां से फिर कैपिलरी में टूटा, ये पीसीटी फिर डीसीटी, जब पीसीटी और डीसीटी के एरिया को ये कवर करती हैं कैपिलरीज, तो उन कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। अब दूसरा कैपिलरी का नाम, जब ये कैपिलरी पैरेलल स्ट्रक्चर बनाती है, पैरेलल फॉर्म करती हैं, पैरेलल आ जाती हैं। अब देखो ये क्या थी, ऐसे घूम रही थी, अब ये क्या हुई, ये पैरेलल हो गई। यहाँ पर डिफरेंट कलर से देखो, ब्लू कलर से ये इस तरीके से यहाँ पैरेलल आ गई, पैरेलल आ गई। तो जब ये एक वापस से यू शेप स्ट्रक्चर बना रही हैं, जब कैपिलरीज पैरेलल वे में लूप ऑफ हेनले को कवर करती है, तो इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, अब वासा रेक्टा क्या है, ये भी एग्जाम का PYQ है। ठीक है, वासा रेक्टा है क्या, तो वासा रेक्टा
ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होती हैं जो कि कहाँ आती हैं, लूप ऑफ हेनले को कवर करती हैं। इस तरीके से ये कवर कर लेंगी और ये पैरेलली प्रेजेंट होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ में, अवरोही और आपका आरोही और अवरोही जो लिम्ब है इसका, उसमें ये प्रेजेंट होती है। अब देखो ये डिसेंडिंग लिम्फ हो गया, ये वाला डिसेंडिंग लूप हो जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले है तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये नीचे की तरफ आता है, अभी कैसे नीचे और ऊपर आएगा ये भी हम समझेंगे। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो इसका मतलब वासा रेक्टा किसको कवर करती है, लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्फ को। जब ग्रुप ऑफ कैपिलरीज डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्फ को किसके, नेफ्रॉन के या लूप ऑफ हेनले के को कवर करेंगी तो क्या होंगी, ये वासा रेक्टा कहलाएंगी। तब ये इन कैपिलरीज का नाम हो जाएगा क्या, वासा रेक्टा। जब ये पीसीटी और डीसीटी के अराउंड रहेंगी तब इनका क्या नाम रहेगा, तब इनका नाम रहेगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, क्लियर हो गए। चलो मैं फटाफट से रिकॉल करा देती है। तो हार्ट क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट तक भेजेगा। अब एओर्टा टूटेगा किसमें, डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज में। तो रीनल आर्टरी की बात हो रही है, तो रीनल आर्टरी फर्दर टूटेगी इसमें आर्टेरियोल में। तो एफरेंट आर्टेरियोल जो कि कहाँ है, जो कि आपकी किडनी में प्रेजेंट है। तो किडनी में लाने वाला जो ऑक्सीयुक्त ब्लड है वो किसके थ्रू है, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू है। फिर एफरेंट आर्टेरियोल डिफरेंट ग्रुप ऑफ कैपिलरीज में टूटेंगे। इस एरिया को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि गुच्छा होता है ग्रुप ऑफ कैपिलरीज का। अब ये देखो, एक और चीज पॉइंट रह गया, ये एरिया यहाँ से ब्रॉड होता है ये, और ये एरिया क्या होता है, नैरो होता है। ये क्यों होता है ये अभी हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे। ब्रॉड थी ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, फिर टूटी एफरेंट में, फिर ये इसने ग्रुप ऑफ कैपिलरीज बनाई जो कि पीसीटी को कवर किया, फिर डीसीटी को कवर किया, फिर नीचे आई। तो जब इसको और इसको कवर करती है तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहलाती है। जब ये नीचे आ जाती है तो ये वासा रेक्टा कहलाती है। यहाँ तक अभी तक हमने समझा। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब इसको मैं रब करती हूँ। अब आएंगे बात किस तरह से फिल्ट्रेशन होगा, किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। स्टार्ट कर देते हैं यूरिन का फॉर्मेशन, की मूत्र का निर्माण किस तरीके से होता है। और इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग वीडियो तुरंत पॉज करो और आपको कमेंट में क्या करना है, आपको यूरिन का कॉम्पोजिशन लिखना है। अगर यूरिन का कॉम्पोजिशन आता है बहुत अच्छी बात है, बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं आता है तो गूगल पे सर्च करो कि यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या होता है और टाइप करो कमेंट में, और जिससे कि आपके दिमाग में अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। नहीं याद है तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि क्या क्या होता है। कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और आपका कमेंट मैं आगे आने वाले वीडियो में जरूर उसको हाईलाइट करूंगी। ठीक है ना, तो चलो यूरिन का कॉम्पोजिशन लिखो और वीडियो को फिर स्टार्ट कर देना। तो चलो, यूरिन का फॉर्मेशन के लिए 3 प्रोसेसेस जो है वो होते हैं यूरिन को बनाने में। सबसे पहला प्रोसेस होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, मुच्छ आपका निस्यंदन। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें क्या है, वो फिल्टर होगा, मतलब जो उसमें ब्लड प्रेजेंट है उसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। अब ये किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है वो हम डीप समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है रीएब्जॉर्प्शन, जिसको बोलते हैं पुनः अवशोषण। मतलब जो चीज क्या है पहले फिल्टर आउट हो गई, अब उसमें से क्या होगा, उस फिल्टरेट में से जो फिल्टरेट बचा, मतलब जो चीज फिल्टर आउट हो गई और जो फिल्टरेट बचा उससे क्या होगा, उसका अवशोषण होगा, पुनः अवशोषण होगा। ठीक है, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगा इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, वो सब भी हम समझेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्रीशन। तो थर्ड स्टेप हो गया हमारे यूरिन फॉर्मेशन में सेक्रीशन। सेक्रीशन मतलब स्रावित करना, वापस से कुछ सेक्रेट होगा, कुछ वापस से रिलीज आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हुए। पहला स्टेप हुआ आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, गुच्छ निस्यंदन, जिसमें कि ब्लड का क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, फिर ऐसा दूसरा स्टेप हुआ रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि पुनः अवशोषण, जब चीजें निकल गई होंगी जिनका वापस से क्या होगा, ब्लड को इस्तेमाल होगा, वो चीज क्या होगी, पुनः अवशोषित होगी। तीसरी चीज क्या होगी, सेक्रेशन, वापस से क्या होगा, निकलेगा, मतलब जो ब्लड से चीजें बाहर आएंगी। अब कैसे कैसे क्या चीजें बाहर आएंगी वो भी हम डीपली समझते हैं। तो चलो फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, गुच्छ निस्यंदन। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा था ये स्ट्रक्चर, वापस से समझो इस स्ट्रक्चर को। तो ये क्या था हमारा, ये पूरा वुमेन्स कैप्सूल, और वुमेन्स कैप्सूल के अंदर ये जो रेड रेड से दिख रहा है ये कैपिलरीज क्या है, ये आपकी ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ग्लोमेरुलस गुच्छ आपकी ये प्रेजेंट है। गुच्छ मतलब क्या, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, वुमेन्स कैप्सूल में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ से आने वाला ब्लड क्या था, ये आपका यहाँ से आने वाला ब्लड क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किसमें टूट रही थी, आपकी आर्टेरियोल में। तो कौन सी आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, जिसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। तो अभिवाही धमनिका क्या कर रही है, ब्लड लेकर आ रही है, और ये जो ब्लड है अंदर की तरफ आ रहा है, और ये इस तरह से यहाँ पर ग्लोमेरुलस ये बना रहा है। मतलब कैपिलरी क्या बन रही है, ग्रुप ऑफ कैपिलरी, तो इसको बन जा रहा है ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये एफरेंट यहाँ से बाहर हो जाएगा जब ब्लड बाहर चला जाएगा। जब वापस से ये ग्रुप ऑफ कैपिलरीज कंबाइन होंगे तो क्या बना लेंगे, अभिवाही धमनिका बना लेंगे। एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू ब्लड जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, इतना हम अभी पढ़ चुके थे। अब देखो, अब यहाँ पर किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा होगा। आपने स्ट्रक्चर देखा है, ध्यान से देखिए इस पूरे चीज का स्ट्रक्चर, कि एक तरफ से आपको ये चौड़ा हिस्सा दिख रहा है और यहाँ से हिस्सा कैसा दिख रहा है, पतला। तो ये ऐसे ही नहीं बना दिया गया है कि चौड़ा और एक तरफ पतला ऐसा है। ये चीज बहुत सोच समझ के बनाई गई है। मतलब हमारे जो शरीर में भगवान ने जो चीजों को संरचना की है तो बहुत सोच समझ के की है। अब क्यों की गई है इस तरह से, यहाँ पर ब्रॉड एरिया और यहाँ पर नैरो एरिया। इसका मतलब यहाँ पे आने वाला ब्लड क्या है, उसको ज्यादा स्पेस मिल रहा है, और वापस से निकलने वाला गला बहुत तकलीफ दे रहा है।
तो ब्लड को निकलने वाला जो वापस जो ब्लड जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उस वुमेन्स कैप्सूल जो निकल रहा है वो क्या है, नैरो एरिया। तो इसका मतलब ब्लड आया ब्रॉड एरिया से, निकला नैरो एरिया से। तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया। कहाँ पर, इस एरिया में, जो राउंड सर्कल एरिया है, ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर बहुत ज्यादा दाब आ गया। किसकी वजह से, ब्रॉड कैपिलरी ब्लड जो आपका आर्टेरियोल है और नैरो आर्टेरियोल है, इसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया। इस प्रेशर के क्रिएट होने से फिल्ट्रेशन हुआ। ठीक है, मैंने क्या बोला, द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टेरियोल्स। अब ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टेरियोल्स कैसे हैं, एक एफरेंट और एक एफरेंट। जो कि एफरेंट कैसा है, मोटा है, चौड़ा है, ब्रॉड है, और आपका एफरेंट कैसा है, नैरो है। तो इसके जो उसके स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। अब इस हाई प्रेशर एरिया के क्रिएट होने से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। तो ऐसा फिल्ट्रेशन जो बहुत प्रेशर के अंडर हो रहा हो, उस फिल्ट्रेशन का नाम क्या हो जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसका मतलब कि यहाँ पर होने वाला फिल्ट्रेशन क्या हो गया, ये हो गया आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब कि यहाँ पर जो ब्लड फिल्टर आउट होगा वो किस विधि से होगा, वो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की विधि से, परा निस्यंदन की विधि से। आई एम सो सॉरी, आपके वीडियोस लेट हो जा रहे हैं, हम थोड़े, सर्दी है। अभी कोरोना के बाद की सर्दियां ऐसी हो रही हैं कि सही नहीं होती, कितनी भी दवा ले लो। तो यहाँ पे क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो मैंने क्या बोला, द फिल्ट्रेशन दैट इज टेकन आउट अंडर हाई प्रेशर, मतलब कि ऐसा निस्यंदन जिस जो कि बहुत ही उच्च दाब के अंदर हो रहा है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ देखने को मिलता है, वोमेन्स कैप्सूल में, आपके वोमेन्स संपुट के अंदर ये परा निस्यंदन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर इस एरिया में हो रहा है। ठीक है, ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसका मतलब कि ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो बहुत ही हाई प्रेशर में हो रहा है, ये हमने सीख लिया। अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, उसमें ब्लड जो फिल्टर आउट हो रहा है वो 3 सतहों को क्रॉस करके ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है। तो पहली चीज हमने समझी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉड एरिया, यहाँ पर नैरो एरिया, इसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आने की जगह तो बहुत चौड़ी है, निकलने की जगह बहुत कम है। वही जैसे कुंभ में हुआ, तो उसकी वजह से क्या, प्रेशर बहुत क्रिएट हो गया। प्रेशर बहुत क्रिएट हो गया तो उसकी वजह से यहां से क्या हो गया, सारा का सारा ब्लड इस तरह से क्या हो गया, बाहर की तरफ निकला। अब देखो किस तरह से निकला होगा, तो यहाँ पर 3 लेयर्स को क्रॉस करेगा ब्लड। अब ये 3 लेयर्स क्या हो गई, एग्जाम में पूछा जाता है, पीजीटी टीजीटी वालों की, टीजीटी तो नहीं, पीजीटी वालों में तो पूछा ही जाएगा कि कौन कौन सी वो 3 लेयर्स है जो ब्लड क्रॉस करता है वोमेन्स कैप्सूल में। पहली हो गई एंडोथीलियम। एंडोथीलियम वो लेयर हो गई जो कि कैपिलरी के अंदर, स्क्वामस एंडोथीलियम, पतली सी, ये आपकी कैपिलरी है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये स्क्वामस पतली सी लेयर जो होती है एंडोथीलियम, ये स्क्वामस एंडोथीलियम हो गई पहली लेयर। दूसरी लेयर क्या हो गई, देखो, तो पहली लेयर हो गई हमारी एंडोथीलियम, स्क्वामस एंडोथीलियम। दूसरी लेयर हो गई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, दो लेयर्स के बीच की एरिया को क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तीसरा हो गया पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट्स क्या हो गए, ये ऐसी सेल्स हो गए जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे आपके वोमेन्स कैप्सूल पे। तो वोमेन्स कैप्सूल की मतलब एक तरह से एपिथेलियल लेयर के जो सेल्स हैं, ये वोमेन्स कैप्सूल है। देखो ब्लू कलर से दिखाया मैंने, ये ब्लू कलर से क्या है, ये आपका पोडोसाइट्स है। तो पोडोसाइट्स क्या हो गए, ये एपिथेलियल लेयर्स है, एपिथेलियल लेयर ऑफ वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो क्या मैंने समझाया आपको कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है 3 लेयर्स को क्रॉस करके। वापस से सुनो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो प्रक्रिया जहां पर ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है अंडर वेरी हाई प्रेशर। अब इस हाई प्रेशर में ब्लड फिल्टर आउट होगा बाय क्रॉसिंग 3 लेयर्स। पहली लेयर का नाम हो गया एंडोथीलियम, जो कि ब्लड कैपिलरी की है। दूसरी लेयर का नाम, दूसरा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, 2 लेयर्स के बीच की मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तीसरा हो गया आपका ये पोडोसाइट। पोडोसाइट्स क्या होते हैं, एपिथेलियल लेयर ऑफ वोमेन्स कैप्सूल, ये हो गए पोडोसाइट्स। अब यहाँ पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, इन पोडोसाइट्स, 2 पोडोसाइट्स के बीच में गैप है, 2 पोडोसाइट्स के बीच में गैप है। इसका मतलब ये क्या है, ये स्लिट फ्लोर्स है, यहाँ से ब्लड हो जाएगा बाहर। अब जब ये बाहर हो गया, खुद सोचो, छन्नी से चाय पत्ती को छान दिया तो जो चाय निकली, तो यहाँ ये क्या भर गया एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये चाय निकल गया, चाय नहीं निकलेगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ये क्या निकली, चाय निकली, छन के चाय बन गई। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका फिल्टरेट। ठीक है, जो कि ब्लड फिल्टर आउट होकर बाहर निकला वो क्या हो गया, फिल्टरेट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस एरिया में, इस पूरे एरिया में यहाँ पर फिल्टरेट जो है वो भर जाएगा। ठीक है, तो यहां से फिर फिल्टरेट आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। वापस से सुन लो एक बार फटाफट से, यहाँ से ब्लड आया, ब्लड यहाँ से बहुत ब्रॉड एरिया से आ रहा है, अब वही धमनिका से बहुत नैरो एरिया से निकल रहा है। इसकी वजह से बहुत हाई प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है, और हाई प्रेशर किसमें क्रिएट हो रहा है, ग्लोमेरुलस के अंदर हो रहा है। उसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परा निस्यंदन हो रहा है। परा निस्यंदन 3 लेयर्स को क्रॉस करके होगा। पहली लेयर हो गई एंडोथीलियम, जो कि ब्लड की कैपिलरी की है। दूसरी हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरी हो गई पोडोसाइट। पोडोसाइट वो सेल के एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि बेसमेंट, सॉरी,
जो कि आपके बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं। दो पोडोसाइट्स के बीच का एरिया हो गया स्टिक पोस्ट, जहां से ब्लड जो है वो फिल्टर आउट होकर बाहर आ रहा है, इसको बोलेंगे फिल्टरेट। ठीक है, सो सॉरी। अब देखो एक दिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अगर कुछ मैथमेटिकल मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे न्यूमेरिक्स के फॉर्म में जब एग्जाम से पूछते हैं, एक दिन में आपको पता है यूरिन कितनी फॉर्म होती है, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है ना, 1 से 1.5 लीटर यूरिन फॉर्म होती है, बस इतनी। हाँ, पर अगर मैं आपको बताऊं कि हर मिनट, एवरी मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड जो है वो फिल्टर आउट होता है किडनी में। सुनो, 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर होता है पर मिनट किडनी से, ठीक है ना, 1100 से 1200 ml। इसके हिसाब से देखा जाए तो कितना ज्यादा ब्लड आता है और कितना ज्यादा फिल्टर रेट बनता है। ठीक है, एक और टर्म होता है आपका GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, गुच्छ निस्यंदन दर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुच्छ निस्यंदन दर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो कि बाहर निकल रहा है प्रोड्यूस बाय किडनी पर मिनट, हर मिनट, एवरी मिनट किडनी कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो निकाल रही है, ये होता है आपका GFR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हर मिनट ये यहाँ पे हो रहा है प्रोसेस, हर मिनट किडनी कितना फिल्ट्रेट निकाल रही है, इसको GFR बोलेंगे, कुछ निस्यंदन दर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको 125 ml पर मिनट। अब इसके हिसाब से देखोगे तो डाटा देखो कितना ज्यादा आएगा, 180 लीटर पर डे। ठीक है, 180 लीटर पर डे फिल्टर रेट निकलता है। ये देखो कितना बड़ा अमाउंट है, 180 लीटर प्रतिदिन फिल्टर रेट जो है वो बाहर आता है इस तरह से। तो इसका मतलब कि क्या 180 लीटर बाहर शरीर से भी बाहर यूरिन के थ्रू निकल जाता है? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर 180 लीटर प्रतिदिन निकल तो रहा है, पर वापस से क्या होगा, उसका वापस उसको पूरी बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर आएंगी बाकी प्रक्रियाएं जो कि रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन वाली होंगी। अच्छा, एक पॉइंट और छूट गया बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो मैंने बोला कि ग्लोमेरुलस है उसके अंदर क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह गई, तो इसका मतलब कि जो फिल्ट्रेशन हुआ, मतलब जो ब्लड में फिल्टर हुआ, ब्लड फिल्टर हुआ, उसमें फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया लगी, तो वो क्या क्या चीज फिल्टर आउट करेगा, तो ब्लड यहाँ पर सब कुछ फिल्टर आउट कर देगा, सब कुछ फिल्टर आउट कर देगा। मतलब एवरीथिंग, ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ये अनबायस्ड प्रोसेस है। ये नहीं देखता कि शरीर के लिए क्या चीज आवश्यक है और शरीर के लिए क्या चीज हार्मफुल है, सब कुछ निकाल देगा, सब कुछ, भाई जाओ फिल्टर हो जाओ, सब कुछ फिल्टर कर देगा। तो इसका मतलब कि ब्लड जो यहाँ से आ रहा था, इस कैपिलरीज में जो ब्लड भरा था, इससे सब कुछ बाहर आ गया। अब खुद सोच सकते हो सब कुछ में क्या क्या बाहर आ सकता है। सब कुछ में आपका हार्मोन्स बाहर आ जाएंगे, अमाइनो एसिड्स बाहर आ जाएंगे, फिर आपके मिनरल्स बाहर आ जाएंगे, वाटर बाहर आ जाएंगे, सॉल्यूट्स बाहर आ जाएंगे, आयंस बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब एवरीथिंग, एवरी इंपॉर्टेंट, एवरी अनइम्पॉर्टेंट थिंग, ये सब चीजें क्या हो जाएंगे, इट विल कम आउट एज अ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट की फॉर्म में सब चीज बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका एक PYQ है कि जब यहाँ पर फिल्ट्रेट के फॉर्म में ब्लड से सब कुछ फिल्टर आउट हो जाता है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर फिल्टर आउट नहीं होती। तो यहाँ पर आपका PYQ बन गया कि एज अ फिल्ट्रेट सब कुछ बाहर आ जाता है बोमेंस कैप्सूल से, पर क्या चीज बाहर नहीं आती, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। और दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, और दूसरा हो गया आपके ब्लड के सेल्स। Apart, all other things will come out from the Bowman's capsule as a filtrate। ठीक है, in Bowman's from Bowman's capsule, in Bowman's capsule यहाँ पे आ गया ना, बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो गया एज अ फिल्ट्रेट, यहाँ पर सारा कुछ इकट्ठा हो गया। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के जो मेम्ब्रेन्स थी, इनके जब इसके अंदर फिल्ट्रेशन हुआ, सब कुछ आकर यहाँ पर इकट्ठा हो गया, एक्सेप्ट क्या था आपका, प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक? कुछ हो तो पूछ लिया करो, ठीक है ना। तो फटाफट इसको याद भी करते चला करो साथ साथ में। चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर साफ सुथरा दिखे। रीएब्जॉर्प्शन को मैं अच्छे से पूरे PCT DCT बनाकर यहाँ पर रखती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। चलिए अब देखते हैं रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण, और साथ साथ सेक्रेशन भी आपको मैं बता दूंगी, तो फिर ये आपका यूरिन फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो, अभी तक आपने कर दिया होगा कमेंट सेक्शन में कि यूरिन का कंपोजिशन क्या है, मुझे चेक करना है, प्लीज कमेंट करना। ठीक, चलो स्टार्ट कर देते हैं रीएब्जॉर्प्शन को, पुनः अवशोषण। अब पुनः अवशोषण से मतलब ये है कि जो सारी चीजें, सब कुछ फिल्टर आउट हो गया था एज अ फिल्ट्रेट, अभी जस्ट मैंने बताया, तो जब सब कुछ फिल्टर आउट हो गया, हार्मोन्स भी, आपके न्यूट्रिएंट्स भी, आपके अमाइनो एसिड भी, आपके बहुत सारी चीजें, तो अब उसका क्या होगा, पुनः अवशोषण होगा, वापस से ब्लड में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो कि ये हो गया आपका पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, रक्ताणु का स्ट्रक्चर, और ये जो ऊपर से मैंने दिखाई है ये आपकी हो गई कैपिलरीज। किस तरह से, एक बार नेफ्रॉन से, देखो एक बार क्या होगा केस आपका, फर्स्ट केस होगा जिसमें कि नेफ्रॉन से आपको वृक्काणु से
जो इंपॉर्टेंट यूजफुल चीजें हैं वो क्या होंगी, व्रकाणु से वापस जाएंगी किसमें, ब्लड में। ठीक है, तो व्रकाणु से कहां चली गई, ब्लड में। और दूसरा केस, ये तो आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा, जस्ट इसको अपोजिट, जब आपके ब्लड या कैपिलरीज की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, दूसरा केस जस्ट इसको अपोजिट हो जाएगा, जब आपका वेस्टफुल या हार्मफुल जो कि सब्सटेंसेस है वो कि ब्लड से कहां जाएंगे, आपके नेफ्रॉन पे जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला वाला केस रीएब्जॉर्प्शन में फर्स्ट केस क्या हो गया, जब आपके यूजफुल सब्सटेंसेस जो कि सब कुछ फिल्टर आउट हो चुका था आपके वोमेन्स कैप्सूल से, यहां से निकल रहा था। ये देखो, इसको डिफरेंट कलर से दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां से देखो, ये सब कुछ क्या था, बाहर आ जा रहा था, और सारा कुछ फिल्टर आउट हो गया, सब कुछ एज अ फिल्ट्रेट निकल आया बाहर। तो हार्मफुल यूजफुल सब कुछ बाहर आ गया। तो यूजफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या सब बाहर आ गए। तो यहाँ से क्या था, जब यहाँ पर आया तो मतलब ये आपके नेफ्रॉन में ही जा रहा है। अगर यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एज सच यहाँ से करते करते पूरा कलेक्टिंग डक्ट से होते होते ये यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो हमारे शरीर में कुछ जो यूजफुल चीजों की जरूरत है वो भी सब खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या हुआ, ब्लड में इसका वापस से नेफ्रॉन में इसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ, और जो किसने किया, ब्लड ने वापस से चीजों को अवशोषित कर लिया। तो यहाँ से देखो, ग्लूकोज वापस चला गया, ये कैपिलरी है आपकी, ग्लूकोज वापस चला गया, अमाइनो एसिड वापस चला गया, कार्बोनेटाइड्स वापस चले गए, यूरिया वापस चला गया, फिर फॉस्फेट वापस चला गया, वाटर वापस चला गया, सोडियम वापस चला गया, कैल्शियम वापस चला गया। इसका मतलब कि सब कुछ क्या था, वो मोस्ट ऑफ द चीजें क्या थी, वो वापस रीएब्जॉर्ब हो गई। अभी तक तो फिल्ट्रेट के फॉर्म में निकला था, पर अब उसमें से बहुत सारी चीजें क्या हो गई, रीएब्जॉर्ब हो गई। तो अब देखो, अभी तक 100% ऐसा फिल्ट्रेट बना था, 100% में 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो जाती है कि रीएब्जॉर्प्शन कितना प्रतिशत होता है, तो 70 से 80% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे, किस एरिया में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, आपका समीपस्थ जो कि पास है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ संवहित नलिकाएं, यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम आपका रीएब्जॉर्प्शन हो गया इस एरिया में। मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन आपका लूप ऑफ हेनले पाश में होता है। तो लूप ऑफ हेनले में मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी वैक्यूज आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो भी फिल्ट्रेट वोमेन्स कैप्सूल से आया, वो वोमेन्स कैप्सूल से जब पीसीटी में आया, आपका यहाँ पर लूप ऑफ हेनले में गया, फिर डीसीटी में गया, इस तरह से आगे बढ़ा, तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। रीएब्जॉर्प्शन होना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ब्लड में जो भी चीज फिल्टर आउट हुई एज अ फिल्ट्रेट, तो यहाँ पर सब कुछ फिल्टर आउट हो जाता है। तो फिल्ट्रेट में आपके हार्मफुल एज वेल यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें कि 70 to 80% आपका रीएब्जॉर्प्शन होना होता है। जहां पर पीसीटी एरिया जहां पर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फिर आपका यूरिया, वाटर, सोडियम, सबका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पीसीटी इज द एरिया वेयर द मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर्स। और सबसे कम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, वो आपका हेनले पाश में, लूप ऑफ हेनले में होता है। अब देखो, अब एक कुछ जो सारी चीजें बतानी सब इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स नोट करते जाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किन चीजों का होगा, तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन आपका पानी का होगा। पीसीटी की बात कर रही हूँ, पीसीटी में पानी का होगा और सोडियम का होगा। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किस चीज का हुआ, पानी और सोडियम का हुआ। ठीक है, पीसीटी में। अब जब ये फिल्ट्रेट यहाँ पर इस तरह से लूप ऑफ हेनले में है और फिर आगे जाएगा, तो अब बात कर लेते हैं हम लूप ऑफ हेनले की। तो लूप ऑफ हेनले की एक आरोही भुजा और एक अवरोही भुजा, ऐसे आपकी डिसेंडिंग लिम्फ और आपकी असेंडिंग लिम्फ। तो जो डिसेंडिंग लिम्फ होती है वो परमेएबल होती है किसके लिए, वाटर के लिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पर किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होगा इस एरिया में, यहाँ पर पानी का रीएब्जॉर्प्शन होगा। इसका मतलब कि पानी का रीएब्जॉर्प्शन अगर लूप ऑफ हेनले की बात करी जाएगी, तो लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग या डिसेंडिंग लिम्फ किसमें से होगा, तो डिसेंडिंग लिम्फ में से पानी का रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर पानी को रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, तो जो ये यहाँ पर बन रहा है फिल्ट्रेट, ये कैसा होगा, ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेट पानी निकल गया, अब ये कैसा हो गया, कंसंट्रेट हो गया। अब जैसे ही यहाँ आगे बढ़ेगा फिल्ट्रेट, तो यहाँ से पानी हो चुका है एब्जॉर्ब, ठीक है, रीएब्जॉर्ब हो चुका है। अब यहाँ पर NaCl का रीएब्जॉर्प्शन और होगा। तो इसका मतलब देख रहे हो हर स्टेप पे, अभी यहाँ पे हो रहा था एब्जॉर्प्शन, अब यहाँ पर हो रहा है एब्जॉर्प्शन, अब यहाँ पर हो रहा है एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब कि फिल्ट्रेट के फॉर्म में तो सब कुछ निकलता जा रहा था, पर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बॉडी को होती जा रही थी, चीजों का रीएब्जॉर्प्शन भी होता जा रहा था। तो यहाँ पर वाटर, यहाँ पर NaCl, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो कि NaCl का एब्जॉर्प्शन आपका कहां से होता है, लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग या डिसेंडिंग लिम्फ। तो आपका आंसर हो जाएगा असेंडिंग लिम्फ, आपकी अवरोही भुजा से NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है जब आपका नेफ्रॉन से ब्लड में क्या हो जाता है, चला जाता है क्या, आपका NaCl। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले में, तो ये एब्जॉर्प्शन होगा ही होगा, इट इज मस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले
और आपका पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होना ही होना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन समय अनुसार परिस्थिति अनुसार होता है, तो वहां आंसर हो जाएगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। मतलब कि ये डीसीटी एरिया और ये कलेक्टिंग डक्ट समय अनुसार एब्जॉर्प्शन करते हैं। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट है जहां पर पानी की पूर्ति इनके रीएब्जॉर्प्शन से नहीं हो रही है, तब डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का काम चालू होगा। ये एरिया जहां पर सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद भी बॉडी की पूर्ति नहीं हो रही है, तब डीसीटी का काम आएगा और आपका कलेक्टिंग डक्ट का काम आएगा। तो इसका मतलब ये मैं इन शॉर्ट बोल सकती हूँ कि पीसीटी और लूप ऑफ हेनले वो ऐसी जगह है रीएब्जॉर्प्शन की पुनः अवशोषण की, जहां पर रीएब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण होना ही होना है। पर डीसीटी और आपका कलेक्टिंग डक्ट वो ऐसी जगह है जहां पर समय अनुसार चीजों का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, जरूरत अनुसार रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो कुछ पॉइंट तो नहीं छूट रहा ना, मैंने सब पॉइंटर्स इसलिए लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होना ही होना है और यहाँ पर जरूरत के अनुसार होगा। मैक्सिमम हो गया, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर हमारी चीजें रीएब्जॉर्ब हो गई हैं, तो इसका मतलब कि वापस से ब्लड के अंदर सब कुछ मोस्टली चीजें आ गई हैं। अब उसमें आने के साथ साथ कुछ हार्मफुल चीजें भी आ गई होंगी, कुछ वेस्ट भी आ गया होगा। तो यहाँ पर वापस से जो क्या था आपका, जो आपका ब्लड में आया, अभी क्या था, अभी हम नेफ्रॉन से ब्लड की तरफ जा रहे थे। नेफ्रॉन जब फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट कहाँ जा रहा था, फिल्ट्रेट सब कुछ लेके आ गया। अब फिल्ट्रेट ने क्या किया, वापस ब्लड को भेज दिया, भाई जाओ तुम वापस जाओ, सब कुछ तो मैंने फिल्टर आउट कर लिया, पर जो तुम्हें जरूरत है तुम ले लो, है ना, तुम ले लो। अब ब्लड ने कहा कि सब कुछ तो मैंने ले लिया, कुछ वेस्ट भी तो है मेरे अंदर, तो वापस से ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, वापस से बैक करेंगे इसको नेफ्रॉन को। तो जब आपके ब्लड कैपिलरी से नेफ्रॉन्स में वापस जाएंगी चीजें, उस चीज को बोल देते हैं आप सेक्रीशन, स्रावित करना। मतलब अब यहाँ पे सेक्रीशन में क्या चीज होंगी, सेक्रीशन में आपके जितने भी, अभी यहाँ पर तो हम यूजफुल प्लस वेस्ट सब कुछ हो जा रहा था, मतलब ऐसा नहीं यूजफुल ही था, सब वेस्ट भी रीएब्जॉर्ब हो जा रहा था। ठीक है, सब कुछ रीएब्जॉर्ब हो गया, अनबायस्ड प्रोसेस सब कुछ ले लेता है अंदर, ये सब कुछ ले लेता है, यूरिया भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या जो वेस्ट है, इसका क्या होगा, इसका स्राव होगा और ये रिलीज आउट हो जाएगा वापस से नेफ्रॉन में। मतलब अब नीचे वाला देखो, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड कैपिलरी मैंने दिखाई है। तो फर्स्ट कैपिलरी में क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जहां से आपका नेफ्रॉन से, रक्ताणु से कहां पे जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में क्या हो रहा है, ये आपका सेक्रीशन हो रहा है। ठीक है, स्राव हो रहा है। ये कहां से कहां स्राव होगा, ये वापस ब्लड से कहां हो जाएगा, ब्लड से हो जाएगा आपका नेफ्रॉन में। अब यहाँ पर वेस्ट जाएगा, तो वेस्ट देख रहे हो क्या, ये ब्लड से वापस कहां जा रहा है, नेफ्रॉन के अंदर। मतलब ये मेडुलरी रीजन है और ऊपर का एरिया कॉर्टेक्स, यहाँ तक ये क्या एरिया होता है, ये ऊपर वाला एरिया कॉर्टेक्स होता है। ठीक, अब देखो ये वापस क्या हो रहा है, ये सेक्रीट आउट हो रहा है, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, पोटेशियम आपके एक्स्ट्रा, फिर अमोनिया निकल गया, फिर अमोनिया, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ये सब क्या हो गया, ये इधर पीसीटी से एरिया से, फिर लूप ऑफ हेनले से और ये डीसीटी से। तो इस तरीके से सेक्रीशन हुआ, जहां पर हार्मफुल वेस्ट का क्या हो गया, रिमूव आउट हो गया। सेक्रीशन वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू सुनो, पीवाईक्यू सुनो। सेक्रीशन की जो प्रक्रिया होती है, स्रावित होने की जो प्रक्रिया होती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है, पैसिव की एक्टिव, तो आंसर हो जाएगा पैसिव प्रक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं रीएब्जॉर्प्शन की बात करूं, तो रीएब्जॉर्प्शन में एक्टिव पैसिव दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं। एक्टिव कौन कौन सी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और सोडियम, ये किस तरह से आपके वापस आते हैं इसमें ब्लड में, एक्टिवली, मतलब इनमें एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। और पैसिवली क्या हो जाएंगे, अन्य जैसे बचे हो भाई, पैसिव आराम से आते हैं और आराम से आते हो, कोई जल्दी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सब बातें समझ में आई कि रीएब्जॉर्प्शन कैसे हुआ और यहाँ पर सेक्रेशन का मतलब कि स्राव करना। अच्छा, सेक्रेशन क्यों जरूरी है या रीएब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है, तो हर एक स्टेप में एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि बॉडी के आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना, बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन प्रॉपर्ली होता रहे, फिर बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स है उनका बैलेंस बना रहे, आयंस के बैलेंस बना रहे, वाटर का बैलेंस बना रहे। इसका मतलब कि ये सारे एब्जॉर्प्शन या सेक्रेशन की आवश्यकता पड़ती है बॉडी के बैलेंस को बनाने में। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी का बैलेंस नहीं कि मैं जो करा रहा है, बॉडी फ्लूइड्स के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। अच्छा, अब बात आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट की। तो कलेक्टिंग डक्ट जो एरिया होता है, यहाँ पर लार्ज वाटर का जो है वो रीएब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि हमको पता है कि यूरिन कैसी हो जाती है, कंसंट्रेट होती है। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि ये H2O का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किधर हुआ, आपका कलेक्टिंग डक्ट में हुआ। जब क्या हो गया, यूरिन हो गई कैसी, कंसंट्रेटेड। अच्छा, और चीज देखो, फिर सोडियम, वाटर, यूरिया, इन सब में क्या हो, इन सब का क्या हो जाता है, ये सब भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये कलेक्टिंग डक्ट की बात थी ना कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में समय अनुसार चीजों का काम होगा। ठीक है ना, जैसे बहुत दिन तक व्रत रख लिया, लंबे लंबे समय तक पानी नहीं पिया, तो यहाँ इन पीसीटी और लूप ऑफ हेनले से काम नहीं चलेगा, उस समय काम कैसे चलेगा, डीसीटी और अभी कलेक्टिंग डक्ट। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। यूरिन के फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन आपका 3 प्रोसेसेस के थ्रू होता है। पहला हो गया आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, मतलब कि आपका इसमें होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर, सारा का सारा फिल्ट्रेट आउट हो जाता है, वुमेन्स कैप्सूल में आके इकट्ठा हो जाता है। 3 लेयर्स के थ्रू
जो ब्लड है वो पास होता है। पहली लेयर एंडोथेलियम लेयर जो कि कैपिलरी की होती है, दूसरी बेसमेंट में, तीसरी आपकी पोडोसाइट्स जो कि आपके वुमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। स्लिट पोर से आके सारा कुछ फिल्ट्रेट एज अ फिल्ट्रेट वुमेन्स कैप्सूल में इकट्ठा हो गया। अब वहां से आया और ये क्या होगा, पीसीटी में एंटर होगा, सब कुछ फिल्टर आउट हो गया, मतलब वुमेन्स कैप्सूल में सब कुछ फिल्टर आउट हो जाता है, चाहे आपके न्यूट्रिएंट्स हो, अमाइनो एसिड्स हो, फिर आपके हार्मोन्स हो, सॉल्ट्स हो, आयंस हो, वाटर हो, यूरिया हो, सब कुछ आ जाता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, फिर आगे पीसीटी में होगा, मतलब सब कुछ फिल्टर आउट हो गया एज अ फिल्ट्रेट। तो अब रीएब्जॉर्प्शन की जरूरत होगी। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो जाता है आपका, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हुआ 70 to 80% और मैक्सिमम बीसीटी में होता है, मिनिमम लूप ऑफ हेनले में होता है। लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन आपका डिसेंडिंग लिप में होता है, असेंडिंग में आपका एनएसीएल का रीएब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी से सब कुछ आपका रीएब्जॉर्ब हो गया, अंदर हो गया रीएब्जॉर्ब, फिर आ जाता है सिक्रीशन की प्रक्रिया। सिक्रीशन की प्रक्रिया में जो वेस्टफुल या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी बैक आउट होते हैं, जिसमें नेफ्रॉन में आते हैं। ये एक पैसिव प्रक्रिया है। अब पीसीटी और ग्लूकोफेनले यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होना ही होना है। डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट वो समय अनुसार रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज रह गई, यूरिन 1 से 1.5 लीटर बन रही है, पर अगर देखा जाए तो जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या हो जाता है। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ जीएफआर की वैल्यू क्या हमने समझी थी अभी, जस्ट मैंने तो पहले बताई, फटाफट से वापस से कमेंट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन क्लियर होता है, एक तरह से, या फिर आपकी यूरिन बच जाती है। यूरिन का कंपोजिशन आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको जस्ट बोला। टिल देन थैंक यू सो मच। और वीडियो कमेंट करा करो यार, कमेंट करने से समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं समझ में आ रही है। आप चाहते हैं कि मैं 11th इसी तरह से 11th तक 12th को फिनिश कराऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं जो कि पैसा लेके आपको ये सब चीजें करा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं भी कोई बैच लॉन्च कर दूं, जिसमें मैं भी कुछ ना कुछ आपको 1200, 1300, 1400 चार्ज करूं, तब आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं वैसा भी कर दूंगी। अभी मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हूँ। तो आपसे बस इतना चाहती हूँ कि आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अगर सेशन अच्छे लगते हो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।